अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुजरात के दौरे पर हैं। वहीं सीएम अहमदाबाद में आज इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो करेंगे और निवेशकों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं मंगलवार को भी गुजरात पहुंचने पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया था और एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया। उत्तराखंड की महिलाओं ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सीएम धामी को तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी। तो उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा और उसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात से, जहां पर गुजरात पहुंचे थे जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उन्होंने भव्य स्वागत किया और साथ ही तस्वीरें आप देखिए, उत्तराखंड की जो वेशभूषा है, जो टोपी है, उस पे पहनकर यहाँ पर पुरुष शामिल हुए और साथ ही उत्तराखंड का जो परिधान है उसको पहनकर महिलाएं शामिल हुए और साथ ही भव्य स्वागत यहां पर किया गया और पुष्कर सिंह धामी की आरती भी उतारी गई। गुजरात दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गुजरात में इन्वेस्टर समिट रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। निवेशकों से मुलाकात भी करेंगे सीएम और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस रहेगा। मुंबई रोड शो में सीएम धामी शामिल होंगे। 1 नवंबर को गुजरात में रोड शो होगा, यानी कि आज रोड शो होना है। चेन्नई रोड शो में सीएम धामी की मौजूदगी में करीब 10,000 करोड़ के करार हुए हैं और हेल्थ केयर, फार्मा और एनर्जी सेक्टर में निवेश आया है। सीएम ने निवेशकों को दून आने का न्योता भी दिया है। आज सुबह सीएम धामी ने अहमदाबाद में सुबह की सैर की। साबरमती रिवर फ्रंट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दौड़ भी लगाई और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर गुजरात के विकास पर उनके विचार और अनुभव को सुना और उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट को बहुआयामी रूप से विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाने का अभूतपूर्व काम गुजरात प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ है और साथ ही ये फ्रंट इकोलॉजी और इकोनॉमी के अद्भुत समन्वय भी है। और ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह सैर के दौरान की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें और दूसरी तस्वीर जब लोगों से बातचीत की उन्होंने और साथ ही उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सुबह 11 बजे पूरे विधि विधान के साथ में कपाट बंद किए जाएंगे। तुंगनाथ की विग्रह उत्सव डोली आज चोपता में रात्रि विश्राम करेगी और इस बार 1,33,000 श्रद्धालुओं ने तुंगनाथ धाम में आकर दर्शन पूजन किए हैं। तस्वीरें आप देखिए। तो इस बार 1,33,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे का वक्त है। 11 बजे पूरे विधि विधान के साथ में तुंगनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और शीतकाल में ये कपाट बंद रहते हैं, जिसके बाद में दोबारा से खोले जाते हैं। इस बार 1,33,000 श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए और अब से कुछ ही देर बाद कपाट बंद हो जाएंगे। तो देखिए, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ में कपाट बंद किए जाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तुंगनाथ की। हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इस बार लोगों के पहुंचने का जो आंकड़ा था वो और ज्यादा बढ़ गया था। उत्तरकाशी में वन विभाग ने किमड़ारा गांव में छापेमारी की। इस दौरान में वन विभाग की टीम ने एक घर से देवदार की लकड़ी के 19 स्लीपर बरामद किए हैं, जिसके बाद में वन विभाग ने कई धाराओं में कार्रवाई की है। अवैध पेड़ों के कटान को लेकर वन विभाग ने अभियान चलाया और उसी अभियान के तहत में कार्रवाई की गई।
टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा के सीमांत गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा है। मुकमाल, खुरमुरागर और साथ ही सौंदी समेत डांगी बड़े गांव हैं, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। मरीजों को 50 से 70 किलोमीटर दूरी तय करके यहां तो उत्तरकाशी जाना पड़ता है या फिर ऋषिकेश के अस्पताल में। सबसे ज्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग मरीजों को उठानी पड़ रही है। वहीं अधिकारी सीमांत क्षेत्रों में कैंप लगाने की बात कह रहे हैं। होता है खासकर तो ऐसे बीमार को तो चलो हम कुर्सी पे या डंडी कंडी पे ले जाते हैं, लेकिन प्रसव की जो हमारी माता बहनें उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो कभी उनको उत्तरकाशी ले जाना पड़ता है, कभी ऋषिकेश ले जाना पड़ता है। स्वास्थ्य कैंप समय पर लगते रहते हैं। अब एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा इस पर कि एक हमारी एक एनजीओ आ रही है वो हमारे जनपद पे, जो काफ़ी वृहद कार्य कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो अब हम उनसे भी टाई अप करके कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो है स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएँ। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की सख्ती के बावजूद भी कुछ अवैध निर्माण करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। प्राधिकरण की टीम द्वारा सोमवार को सील किए गए अवैध निर्माण पर बिल्डिंग मालिकों ने रातों रात छत डाल दी। जैसे ही इसकी सूचना प्राधिकरण के अधिकारियों को मिली तो आनन फानन में HRDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वाले आकाश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए नगर कोतवाली में तहरीर भी दी है और हरिद्वार के जोधामल रोड पर गंगा किनारे नियमों को ताक पर रखकर ये निर्माण कार्य किया जा रहा था। रोड पे जो आकाश शर्मा के द्वारा जो एक भवन का निर्माण किया जा रहा है उसको सील किया गया था कल, और आज ये सूचना आई कि उसके द्वारा फिर उसको जो है सील शुदा संपत्ति पे निर्माण लेंटर डाला गया है। तो हम लोगों की पूरी टीम गई, SDM भी गए, पुलिस प्रशासन सब लोग गए और HRD का पूरा हमारा स्टाफ था। आज पूरी जो है उनकी जो 3 मंजिलें हैं उसको हम लोगों ने। देहरादून में 300 बीघा जमीन पर बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। RTI के जरिए खुलासा हुआ मामला इसलिए भी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि इसमें कई बड़े IAS और IPS अफसरों के नाम शामिल हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून के पौधा इलाके में 300 बीघा जमीन में हाउसिंग कॉलोनी बनाई जा रही है। RTI एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं और नेगी के मुताबिक 300 बीघा जमीन में से 62 बीघा जमीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज है। ऐसी जमीन को खरीदने के लिए कई तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, जो कि नहीं की गई। अलग अलग लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त की। जमीन खरीदने वालों में प्रदेश के कई सीनियर IAS और IPS अफसर शामिल है। इसमें हरिजनों की जमीन विदाउट 143 किराए और UPJD के अंतर्गत 157A के अंतर्गत ना कोई परमिशन ली गई है और वो जनरल को रजिस्ट्री हो गई। वो जैसी हो गई उसी दिन वो गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। सब IAS हैं और PCS हैं जिनकी लिस्ट भी हमारे पास है, जिसमें से कुछ नाम जैसे जय खंडोरी है, अमित नेगी है, दिलीप जावाकर हैं, IPS IAS दोनों हैं और कोई रिधिमा अग्रवाल हैं। ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ झाला पहली बार सामने आया। दस्तावेजों के मुताबिक जनवरी 2021 से 2022 के बीच 5 बार कमिश्नर गढ़वाल ने DM देहरादून को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को लेटर लिखे, लेकिन इस जांच का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि DM देहरादून का कहना है कि उनको सिर्फ एक लेटर मिला जिस पर जांच करके रिपोर्ट भेज दी गई है। जांच आख्या जो है वो मार्च 2022 में जा रखी है और उसी के वो जो पूरी डिटेलिंग है और पूरी रिपोर्ट है वो ADM के द्वारा कमिश्नर साहब के यहाँ भेजी जा चुकी है। देहरादून के पौधा में विवादित जमीन पर ऑफिसर कॉलोनी तैयार हो रही है। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लैंड फ्रॉड का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले रायपुर में चाय बागान की जमीनें बेच दी गई तो रजिस्ट्रार ऑफिस में ही जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में नामी वकील से लेकर सरकारी कर्मचारी तक जेल की हवा खा रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आज से दिल्ली में BS3 और BS4 की बसों की एंट्री पर बैन है, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम को बड़ी राहत मिली है। पुरानी बस संचालन के लिए 31 जून 2024 तक का एक्सटेंशन मिल गया है।
उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हिमाचल और साथ ही जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश को भी राहत मिली है। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर आज हरियाणा, राजस्थान की पुरानी बस रोकी गई है। उत्तराखंड की 600 बस अगस्त में मानक पूरा कर चुकी है। चमोली में 2010-11 में जोशीमठ नगर के स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें जोशीमठ के लोगों की मांग थी कि जोशीमठ क्षेत्र के लिए एनटीपीसी पेयजल योजना के लिए अपने स्तर से बजट स्वीकृत करे। जिसके बाद में एनटीपीसी ने 2012 और 13 में इस परियोजना के लिए बजट जारी किया, जिसके बाद में उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम ने 16 करोड़ की लागत से जोशीमठ के डेलीसेरा से पाइपलाइन बिछाकर काम शुरू कर दिया। लेकिन विभागों की लापरवाही की वजह से ये परियोजना अधर में लटक गई और 10 साल से योजना पर 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ पाया। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ में चलाया था। असर ये हुआ कि पेयजल निर्माण निगम इसे दोबारा से शुरू करने जा रहा है। इस पेयजल योजना के लिए डेलीसेरा नामक स्थान से पाइपलाइन आनी है, जो ओली से होते हुए जोशीमठ पहुंचनी है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल ओली और सुनील जोशीमठ नगर सहित पूरा इलाका जो है इससे आच्छादित होना था। लेकिन अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि अभी पाइपलाइनें कहीं जगह जगह फेंकी हुई हैं, कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। बीच में यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन किसी भी प्रकार का विरोध का सुलझाया जा सकता है बातचीत के जरिए। हमारे द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम पूरी सेफ्टी से और जो है मानकों के अनुसार कार्य किया जाएगा, परंतु उनके द्वारा कार्य के लिए सहमति नहीं दी गई। इसके पश्चात मैंने जो है एसडीएम महोदय को पत्र लिखा और जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा है और मैंने अपने सहायक अभियंता को भी एसडीएम मैडम के पास भेजा था वार्ता करने के लिए कि ग्रामवासियों का कहना है कि एसडीएम महोदया द्वारा जब तक लिखित या मौखिक रूप से जो है आश्वासन नहीं दिया जाएगा तो उनके द्वारा तब तक काम करने के लिए जो है सहमति नहीं दी जाएगी। नैनीताल के बलिया नाले पर काम नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त है और मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 24 घंटे के अंदर ही ई टेंडर जारी करने का आदेश दिया है। इस दौरान सरकार के जवाब से भी कोर्ट संतुष्ट नहीं है। हालांकि सरकार ने टेंडर के लिए समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने जल्द काम करने के लिए टेंडर निकालने को कहा है। बलिया नाले का काम शुरू नहीं होने के चलते कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। आज बलिया नाले में फिर से तारीख नियत थी, क्योंकि पहले टेंडर प्रोसेस के लिए इन्होंने कहा था कि हम इसको डिसाइड कर देंगे, लेकिन टेंडर जो है इन्होंने जितनी कंपनियों ने दिए थे वो इन्होंने निरस्त कर दिए हैं और पुनः टेंडर के लिए कोर्ट ने उनको आदेशित किया है। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के आने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही स्थानीय लोगों में भी दहशत बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार शहर का बड़ा क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग से सटा हुआ है। तमाम इंतजामों के बावजूद जंगली हाथी, गुलदार और नीलगाय जैसे जानवर यहां आ धमकते हैं। पिछले कुछ दिनों से रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की घुसने की घटनाएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने उच्च स्तर से हमेशा डिमांड करते रहते हैं और जो वहां से हमें यथासंभव जो भी होता है तो वो लोग जैसे निर्देश होता है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं और जो हमारे पास संसाधन है उन्हीं का अपना भरपूर जो भी सर्वाधिक उपयोग हो सकता है उसी के द्वारा फिलहाल कंट्रोल करते हैं इनको और मांग हमारी उच्च स्तर से की जाती है। लेकिन वन विभाग कर्मचारियों और संसाधनों की कमी का रोना रो रहा है। जंगली जानवरों की आबादी में आने से स्थानीय लोगों में भी दहशत बनी हुई है। जानवर किसानों की फसलों को भी आए दिन नुकसान पहुंचाते हैं। जंगली जानवरों का आतंक जगजीतपुर से लेकर BHEL तक फैला है। वहीं लोग इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। आए दिन शहर में जंगल से चल के हाथियों का झुंड आ रहा है, जो गांव में फसल की नुकसान कर रहा है, घरों में घुस रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, इनका कोई रोकथाम नहीं कर रहा है।
वन विभाग और राजाजी की ओर से वन्य जीवों को नियंत्रित करने के लिए कई इंतजाम किए गए, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। अब कर्मचारियों की कमी की बात सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। गन्ने की पिराई का सीजन शुरू होने जा रहा है और ऐसे में उधम सिंह नगर जिले के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने किच्छा शुगर मिल के डायरेक्टर से मंगलवार को मुलाकात की और कांग्रेस के किसान नेता गणेश उपाध्याय के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधि मंडल निदेशक से मिला और समय से गन्ने की पिराई करने की मांग की गई। किसानों की दलील थी कि समय से पिराई शुरू होने पर गन्ने के खेतों में बुआई की जा सकेगी। शुगर फैक्ट्री तुरंत प्रारंभ की जाए, क्योंकि किसानों को गन्ने के बाद गेहूं भी बोलना है। लेकिन आज देखिए उत्तर प्रदेश से सटे हुए जितने भी शुगर फैक्ट्रियां, चाहे बहेड़ी का पीलीभीत है, ये फैक्ट्रियां प्रारंभ हो चुकी है। हमारा उत्तराखंड का गन्ना वहां चला जाएगा। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में ऋषिकेश, बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन 900 मीटर लंबी सुरंग का मंगलवार को ब्रेक थ्रू हो गया है। जिला मुख्यालय में तैयार हो रही इस सुरंग से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को फायदा होगा और जाम की समस्या से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। आज हमारी टनल की ब्रेक थ्रू हुई है, उसके बाद ब्रिज का काम भी हमारा स्टार्ट है, फर्स्ट नंबर से शुरू हुई है, तो उसको भी आगे सुचारू रूप से शुरू करेंगे। तो हमें एक 25 मार्च को स्टार्ट किया था, तो आज 28 तारीख को 29 तारीख को सुबह जो है 10 बजे जो है ये ब्रेक थ्रू हुई है। पहाड़ की संस्कृति हो, चाहे लोक कला या फिर यहाँ के खान पान, ये सब यहाँ की खासियत रही है। समय के साथ में पहाड़ी खान पान से लोग दूर हो गए हैं, लेकिन अब पहाड़ के इन्हीं पोषक तत्वों से गुणकारी भोजन को पहचान दी जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल में लगे फूड फेस्टिवल का ये नजारा पहाड़ के खान पान को एक छत के नीचे लेकर आया है। महिलाओं के द्वारा लगाए गए इस फूड फेस्टिवल में पहाड़ी खाने को परोसा गया, तो लोगों ने भी इसका स्वाद चाव से लिया। लाल चावल का भात हो या गढ़ेरी, गेहूं की दाल हो या फिर तिल के लड्डू, इन सब का लजीज स्वाद लोगों ने जम कर लिया। पहाड़ी स्पेशल थाली भी सभी को बेहतर स्वाद दे गई। 23 साल की उम्र में ही बच्चे जो है बीमारियों से घिर जा रहे हैं और ये पहाड़ी फूड का जो आयोजन किया गया है इससे ये फायदा होगा, बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बच्चे जो है पहाड़ी खाने के ऊपर जो है खाने की तरफ इंटरेस्टेड हो। जो पहाड़ खाना खुना मिल जरा पौष्टिक आहार मिलल हमकी, जरा हम अपन बच्चन के लिए संस्कार भल दून के लिए पहाड़ बुलान और पहाड़ बुलाओ और पहाड़ खाना खाओ और पहाड़ी कपड़े ले पैरो। समय के साथ लोग अपने पहाड़ी खान पान से दूर होते चले गए थे, तो अब फिर से गुजरे दिनों के भोजन की ओर लौटने का प्रयास किया जा रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर इस भोजन को खाने से कई बीमारियों को भी दूर रखा जा सकता है, तो कई गंभीर रोगों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। कोरोना के दौरान पहाड़ के इस खान पान की डिमांड सबसे ज्यादा रही। हालांकि आयोजक मानते हैं कि ऐसे आयोजन से पहाड़ी भोजन को एक नई पहचान मिलेगी। तो हमने सोचा कि हम इस तरीके के कार्यक्रमों को करा के अपनी जो आने वाली जनरेशन है उन तक हमारे जो पारंपरिक पकवान है उनको हस्तांतरित कर पाएं और अपनी इस परंपरा को, जिसमें बहुत बड़ा साइंटिस्ट और बहुत पौष्टिकता है, उसे हम जीवित रख सकें। बहरहाल फूड फेस्टिवल के जरिए खान पान को वापस पहचान देने का ये प्रयास है, लेकिन जरूरी ये भी कि हिल स्टेशन पर इनके स्टॉल लगाए जाएं, जिससे कि देवभूमि आने वाले पर्यटक इन लजीज खानों का स्वाद ले सकें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा शुरू करने के साथ में कई मांगों को लेकर विधायक मयूख महर के आंदोलन को विभिन्न संगठन का समर्थन भी मिल रहा है। आंदोलन के दूसरे दिन व्यापार संघ पदाधिकारियों
जायज मांगों को लेकर पुरजोर समर्थन भी करते नजर आए तो विधायक मेहर हवाई सेवा शुरू करने के साथ ही 4 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आंदोलन पर बैठे हैं। और विधायक मेहर का कहना है कि लाख दावों के बाद भी जब सरकार हवाई सेवा शुरू नहीं कर पाई, वहीं 20 अस्पताल बनने के 5 साल बाद भी सफेद हाथी साबित हो रहा है। इस तरह के कई बड़े आरोप राज्य सरकार पर भी लगाए गए। विधिवत उस बेस हॉस्पिटल को चलाया जाए, वहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, वहाँ पर टेक्नीशियनों की नियुक्ति की जाए, वहाँ पर सारे उपकरण दिए जाएं ताकि इस पिथौरागढ़ के लोगों को जो कि छोटे से उपचार के लिए बरेली, देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश जाना पड़ता है, उससे इनको बचाया जा सके। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।